ऑप्टिकल फाइबर, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए। लाइट को मॉड्यूलेट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू डेटा और लाइट को ट्रांसफ़र किया जाता है। अब लाइट को ट्रांसफ़र करना है हमें, तो उसके लिए देखो एक इस तरीके से ऑप्टिकल केबल बनाई जाती है और इस केबल के अंदर लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हुए इस तरीके से ट्रैवल होती है। लाइट की कोई इंटेंसिटी का लॉस उसमें नहीं होता और वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, इनफाइनाइट तो नहीं, बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस तक फिर वो जा सकती है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, हमारे पास यहाँ पे सब जगह इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए और इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर इस तरीके से। आप देखो इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे, कोटिंग होती है जो इसको बाहर के एक्सटर्नल डैमेज से बचाती है। एक होता है कोर जिसमें एक्चुअली लाइट ट्रैवल करती है और बीच में लगा देते हैं हम क्लैडिंग। क्लैडिंग का काम होता है वो रेयरर मीडियम होता है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमारी जिम्मेदार होती है। ये बाहर से प्रोटेक्टिव कोटिंग है। तो मेन जो हमारे पास TIR होता है वो इन दो मीडिया के बीच में होता है। यहाँ पर ये हमारे पास कोर, ये हमारे पास क्लैडिंग। क्लैडिंग हमारी रेयरर होती है तो इसके लिए मैं μr लिख देता हूँ। ये हमारा डेंसर होता है, इसके लिए मैं μd लिख देता हूँ और बाहर मान लो हमारे पास इस तरीके से μ0 है। अब देखो कॉन्सेप्ट तो हमने सारा का सारा समझ लिया। मेन चीज़ आती है इसमें क्वेश्चंस किस तरीके के हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी। जैसे सबसे पहले तो लाइट के साथ हो क्या रहा है वही ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ से मान लो कोई लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट होती है। अगर ये इंसिडेंट यहाँ से हुई है तो मेरे पास एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, उसको मैं बोल दूंगा दिस इज I। फिर अब ये सीधी तो जाने से रही है, थोड़ी सी तो इस तरीके से बेंड होगी। ये बेंड होगी तो ये बन जाता है हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। अच्छा, इसको मैं बोल देता हूँ R1, क्योंकि यहाँ से जाकर के ये यहाँ पे टकरानी है। इसको अब मैं बोलूँगा दिस इज R2। और R2 के बाद यहाँ पर हमें चाहिए कि यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना ही है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ कंडीशंस यहाँ पे आ जाती है। जैसे फॉर TIR हमारे पास हो जाता है एंगल R2 मस्ट बी मोर देन θc। θc, इस इंटरफेस के लिए थीटा क्रिटिकल की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो थीटा क्रिटिकल पता कर लेते हैं। हमारे पास थीटा क्रिटिकल के लिए मैं लिखूंगा म्यू इंटू साइन ऑफ θc विल बी इक्वल टू μr इंटू साइन 90। करेक्ट। यहाँ से साइन θc की हमें कुछ वैल्यू मिल जाती है। साइन θc इज इक्वल टू μr डिवाइडेड बाई μd के बराबर। अच्छा, हमारे पास ये कंडीशन थी, है ना। इस कंडीशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, R2 इज मोर देन θc। यहाँ पे मोर देन इक्वल टू होगा एक्चुअली। ठीक है, मोर देन रखते हैं हम। अच्छा, तो यहाँ पर अगर मैं दोनों तरफ साइन ले लूँगा तो 0 से 90 तक वो भी ग्रोइंग फंक्शन होता है, हम यहाँ पे साइन ले सकते हैं। बेसिकली मेरे पास आ जाता है साइन ऑफ R2 मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू साइन ऑफ θc। और साइन θc की वैल्यू तो हमने पता कर ली, ये वैल्यू कितनी होती है μr अपॉन μd के बराबर। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे पास R2 है। अब मैं एक्चुअली देखना चाहता हूँ कि एंगल इंसिडेंस एंगल की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। करेक्ट। और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि R1 और R2 के बीच में एक रिलेशन है विच इज़ R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप R2 को लिख सकते हो 90 माइनस R1। जैसे ही आप R2 की जगह 90 माइनस R1 लिखोगे तो साइन ऑफ 90 माइनस समथिंग हो जाता है कॉस समथिंग, है ना। तो ये हो जाता है मेरे पास कॉस ऑफ R1 इज इक्वल टू, अब मैं लिमिटिंग केस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं सीधे सीधे लिख दूंगा, यह आ जाता है μr अपॉन μd के बराबर। ठीक, हमारे पास cos R1 आ चुका है। अगर मैं sin R1 पता करना चाहूँ यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाने के लिए, तो देखो अगर किसी भी चीज़ की cos वैल्यू आ चुकी है, यहाँ से मैं sin की वैल्यू पता कर सकता हूँ। देखो sin ऑफ R1 की वैल्यू हो जाएगी √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जाता है 1 माइनस μr का स्क्वायर अपॉन μd का स्क्वायर। ठीक, अब हम लगाना चाहेंगे यहाँ पर स्नेल्स लॉ। यहाँ पर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है μ0 के बराबर, तो आ जाता है μ0 इंटू साइन I इज इक्वल टू हमारे पास म्यू ऑफ डेंसर मीडियम इंटू साइन R1, है ना। यहाँ पर साइन R1 करेंगे और देखो यहाँ पर भी मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ। LCM ले लो, अंदर LCM लोगे तो हमारे पास आ जाता है μd का स्क्वायर माइनस μr का स्क्वायर डिवाइडेड बाय μd का स्क्वायर। और ध्यान से देखो तो ये μd से ये μd इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक, यहाँ से हमारे पास आ जाती है वैल्यू साइन I इज इक्वल टू √ ऑफ μd इसका स्क्वायर माइनस μr का स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ0। और इसी चीज़ को बोला जाता है न्यूमेरिकल अपर्चर, है ना। दिस इज न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर क्यों बोला जाता है? अपर्चर क्या होता है, हमारे पास जो कोई भी लेंस की ओपनिंग होती है जहाँ पर लाइट रे को आप इंसिडेंट करा सकते हो, उसको अपर्चर बोला जाता है। तो एग्जैक्टली ये वाली चीज़ वो तो है नहीं, तो उससे कुछ मिलता जुलता नाम देना था शायद, इसलिए न्यूमेरिकल अपर्चर इसका नाम दे दिया हो।
दूसरी चीज़ इसका मतलब क्या है कि भाई हमारे पास ऐसे लाइट इंसिडेंट होनी चाहिए कि साइन आई की वैल्यू ये हो जाए तो भी हमारे पास टी आई आर हो जाएगा। अगर आपने साइन आई की वैल्यू इससे ज़्यादा कर दी, मान लो यहाँ से लाइट रे इस तरीके से आई है तो ये यहाँ पर से ऐसे जाएगी और फिर ये शायद इस तरीके से चली जाए, शायद यहाँ पे फिर टी आई आर ना हो। इस तरीके से हमारे पास कंडीशन आ जाती है। एनीवे यहाँ से हमें पता चल जाता है आई मस्ट बी लेसर देन और इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू डी का स्क्वायर, है ना, म्यू डी का स्क्वायर माइनस म्यू आर का स्क्वायर। इसका आप कर दें अंडर रूट, डिनोमिनेटर में रखें म्यू नॉट एंड दिस इज इट। क्या हमें ये सारे फॉर्मूले रटने हैं? नहीं। आप न्यूमेरिकल अपर्चर कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, और टीआईआर का जो फंक्शनैलिटी है ऑप्टिकल फाइबर में हमें वो पता होनी चाहिए। ज्योमेट्री जो दी जाएगी उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को फिर सॉल्व कर पाएंगे स्नेल्स लॉ लगा लगा के। Light enters at an angle of incidence in a transparent rod of refractive index n. For what value of refracted index of the material of the rod, the light once entered into it will not leave it through its lateral face whatsoever be the angle of incidence. अब ये बहुत ही अच्छा सा सवाल है। हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर मान लो रॉड है। अभी रॉड कैसे है, ये इस तरीके से हमारे पास रॉड है, तो यहाँ पर इसका कुछ रॉड का हमारे पास इस तरीके से मान लो एक्सेस होगा। यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप लाइट को किसी भी तरीके से इस तरीके से एंटर करा दो किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, हमारे पास लाइट इससे सीधे ही जाने वाली है, मतलब इसमें से बाहर इधर नहीं निकलेगी। तो इसकी कंडीशन क्या हो सकती है, देखो सोचने की कोशिश करो। अगर मैं लाइट को ऐसे भेजता तो वो तो सीधे चली जाती, फिर अगर मैं उसको थोड़ा टेढ़ा भेजता तो यहाँ से वो ऐसे जाती, शायद यहाँ टी आई आर हो जाता, और मैं ऐसे भेजता तो ऐसे जाती और टी आई आर हो सकता था, और ऐसे भेजता तो शायद यहाँ टी आई आर ना हो, बाहर निकल जाए। तो हमें क्या करना है, हमें वो केस देखना है जो लिमिटिंग केस हो, एकदम लिमिट। मैं मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना कर सकता हूँ भाई, तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। अब भी हमारे पास यहाँ पर टी आई आर हो जाना चाहिए अंदर। इसकी एक कंडीशन आने वाली है, वो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ए। सॉल्व करते हैं कैसे। देखो हमारे पास अगर ये 90 डिग्री पर आती है तो यहाँ से हमारे पास लाइट रे इस तरीके से जाएगी। क्या आप मुझे बता सकते हो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा? यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो ये जो एंगल आता है, ये एंगल आता है ये थीटा सी के बराबर। क्रिटिकल एंगल की तो डेफिनेशन ही ये होती है कि आपकी तरफ इस तरफ एंगल थीटा सी होगा तो दूसरी तरफ एंगल 90 डिग्री हो जाता है। ठीक, अच्छा यहाँ पे हमारे पास वैल्यू थीटा सी हो गई है। ठीक, अब यहाँ पे देखो हमें स्नेल्स लॉ लगाने की भी जरूरत नहीं है। दूसरी जगह पे हमारे पास यहाँ पर कुछ एंगल होता है, लेट से इसको मैं बोल देता हूँ R1। अगर मुझे चाहिए कि यहाँ पर टी आई आर फिर से हो जाए तो क्या मेरे पास कंडीशन नहीं आ जाती कि R1 मस्ट बी मोर देन इक्वल टू थीटा सी? अच्छा, R1 को ही हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा सी के बराबर है वो, दिस मस्ट बी मोर देन इक्वल टू थीटा सी। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है भाई 90 डिग्री मस्ट बी मोर देन 2 टाइम्स थीटा सी, या फिर मैं लिख सकता हूँ थीटा सी मस्ट बी स्मॉलर देन 90 डिग्री का हाफ कितना होता है 45 डिग्री के बराबर। क्रिटिकल एंगल मस्ट बी लेसर देन 45 डिग्री हमारे पास आ गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कंडीशन है। अब यहाँ पे दोनों तरफ साइन ले लोगे तो आ जाता है मेरे पास साइन थीटा सी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। अच्छा एक बात बताओ, साइन थीटा सी की डेफिनेशन क्या होती है? साइन थीटा सी की डेफिनेशन ये होती है हमारे पास 1/n के बराबर, दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1/√2। यहाँ से हमारे पास कंडीशन आ जाती है कि भाई जो n बेसिकली जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मस्ट बी मोर देन हमारे पास √2। इस तरीके से वैल्यू आ जाती है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा ये सवाल था। स्नेल्स लॉ में एक्चुअली लगाना आना पड़ा, कॉन्सेप्ट अगर पता है तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। मिराज एंड लूमिंग बहुत ही अच्छे नेचुरल फिनोमेना है, इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मिराज क्या होता है, देखो गर्मियाँ जब बहुत होती हैं तो हमारे पास ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म होती है, उसके आसपास की हवा रेयरर हो जाती है, डेंसर रहती है। ऊपर की ठंडी हवा, ऊपर भी ठंड तो नहीं होती है पर रिलेटिवली इससे ज़्यादा ठंडी होती है, तो ज़्यादा ठंडी होगी तो वो डेंसर होती है। डेंसर होती है तो यहाँ से आने वाली रेज इस तरीके से फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है उनका ग्रेजुअली। एकदम शार्प इमेज तो यहाँ पे नहीं दिखती है, पर उसकी ऐसे हिलती डुलती सी इमेज यहाँ पे दिखती है। तो ऐसा इल्यूजन हमें लगता है यार ऐसा रिफ्लेक्शन तो पानी में दिखाई देता था, ज़रूर यहाँ पानी होगा, ऐसा हमारा दिमाग हमारे साथ खेल खेलता है और इसको बोला जाता है मिराज। ठीक है, तो कोल्ड एयर होती है हमारे पास, दिस इज डेंसर, ये होता है हमारे पास रेयरर।
इसी का एग्जैक्ट उल्टा हो जाता है हमारे पास लूमिंग। अब लूमिंग देखने को कम मिलता है, पर इसमें थ्योरेटिकली क्या होता है, हमारे पास नीचे ठंडी हवा होती है, ऊपर की तरफ गर्म हवा होती है, ये यहाँ पे हो जाती है डेंसर और ये हो जाती है हमारे पास रेयरर। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, यहाँ पे भी TIR हो जाएगा नेचुरली। और यहाँ पर देखो हमारे पास पेड़ इस तरीके से था, पत्ती ऊपर थी, यहाँ पत्ती नीचे है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे भी वैसे ही होना चाहिए, उल्टा शिप बनना चाहिए हमारे पास हवा में। कुछ तो अजीब सा दिखाई देता है, शिप भी एग्जैक्ट तो नहीं दिखाई देगा, थोड़ा हिलता उल्टा सा अजीब सी इमेज दिखेगी, कुछ दिखेगा हवा में, कुछ तैर रहा है, तो हमको लगेगा ये शिप हवा में कैसे उड़ रहा है, तो इसको जादू वादू भी लोग बोलने लग जाते हैं। बट दिस इज मिराज एंड लूमिंग, दो नेचुरली अकरिंग TIR के फिनोमेना। Which of the following is not due to total internal reflection? Working of optical fiber is due to TIR होता है हमारे पास। डिफरेंस बिटवीन apparent एंड रियल डेप्थ ऑफ पॉन्ड, तो ये जो होता है ये सिर्फ रिफ्रैक्शन के कारण होता है, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कोई इस्तेमाल नहीं है। मिराज इज यस ड्यू टू TIR, ये देखो। एंड ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ये भी TIR के कारण होता है। डायमंड के बहुत सारे फेसेस होते हैं इधर उधर उधर उधर, उसमें हमारे पास इस तरीके के अगर फेसेस बहुत, उसको इस तरीके से तराशा जाता है ना, ताकि उसको इस तरीके से काटा जाता है कि भाई यहाँ पे खूब सारे TIR हमारे पास हों, और फिर इधर की लाइट पता नहीं किधर निकल रही है, तो वो अजीब सा वो जगमगाता है, अलग ही उसकी चमक आ जाती है हीरे की, इसीलिए वो ब्रिलियंस कहलाती है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो करेक्ट हमें मार्क करना होगा वो B होगा, क्योंकि बाकी सब तो ट्रू है, यही एक गलत है। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से सुंदर से कलरफुल से क्रैश कोर्स का, जिसमें 11th और 12th दोनों के सारे सिलेबस को हमने कलरफुल ग्राफिक्स के साथ कवर किया, और हर तरीके की PYQ को भी इंक्लूड कर लिया, ताकि आपकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाए और आप बन जाए एकदम एग्जाम रेडी। साथ में आपको मिलते हैं कलरफुल PDF, जिनसे आप लास्ट मिनट में बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आ जाओ। फुल स्ट्रक्चर्ड कोर्स में मिलेंगे, 11th और 12th सारा का सारा कंप्लीटली कवर किया है। मिलते हैं फुल कोर्स में।